डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू महेश्वरी क्लासेस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे संविधान का प्रमुख जो संशोधन हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो एक क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि 42वां संविधान का संशोधन कब हुआ था। तो 1976 में हुआ था और इस संविधान में इतने सारे संशोधन हुए, इतने सारे संविधान में संशोधन किया गया कि इसको छोटा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए क्वेश्चन में पूछता है कि लघु संविधान कौन सा संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जब ऐसा पूछेगा आपसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन था, तो आपको सीधा 42 अमेंडमेंट एक्ट दिमाग में याद रख लीजिएगा। 42 अमेंडमेंट एक्ट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में लघु संविधान कहा जाता है। तो मैं आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि ये संविधान संशोधन क्यों हुआ। तो उस वक्त सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो बनी, उन्हीं के सिफारिशों को लागू करने के लिए बहुत सारी सिफारिशें थी, जिसके चलते संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ी। तो ये भी प्रश्न है कि सिफारिश किनके थी, कौन से समिति थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आप जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो सिफारिश था, उसमें एक प्रमुख सिफारिश ये भी था कि भाग 4 क में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 4 क, भाग 4 क बोलिए चाहे ए बोलिए, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 ए के तहत जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। जो हमारे देश के जो लोग हैं, उनको मूल कर्तव्य के विषय में बताया गया कि आपके अधिकार के साथ साथ आपके कुछ कर्तव्य भी है देश के प्रति। तो उन मूल कर्तव्यों को यहाँ पे भाग 4A में आर्टिकल 51A के तहत जोड़ा गया था। ये था 42वां संविधान संशोधन। देखिए, इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुआ और सभी में सबसे प्रमुख जो है 42 अमेंडमेंट एक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं और हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। इसमें और क्या क्या जोड़ा गया था, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्तावना में भी 3 शब्द जोड़े गए थे। जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना, जिसको हम उद्देशिका भी बोलते हैं, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द समाजवादी, दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष, तीसरा शब्द अखंडता। यह प्रश्न हमेशा पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको घुमा घुमा के देगा, कहीं पे समाजवादी, कहीं धर्मनिरपेक्ष, कहीं पे कुछ। तो आपको ये चीज तीनों सीक्वेंस में याद करना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए और आपको पता है कि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है, अभी तक दोबारा संशोधन नहीं किया गया है। एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत हमारे प्रियम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो आता है, इसके बाद एक चीज और जोड़ा गया हमारे संविधान में, वो था भाग 14A। देखिए, भाग 4A में जोड़ा गया, भाग 14A को जोड़ा गया। संविधान में 2 चीज, संविधान में संशोधन के द्वारा 2 चीज जोड़े गए।
तो 14A क्या था, एक नया अध्याय जोड़ा गया, ट्रिब्यूनल शब्द को जोड़ा गया, एक नया अध्याय ट्रिब्यूनल शब्द को जोड़ा गया, प्राधिकरण, क्या जोड़ा गया, प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में होता है दो तरह का, एक होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो केंद्र सरकार के जो है ऑफिसर्स, पदाधिकारी जो है, उनके लिए यहाँ पे न्याय का व्यवस्था है। अगर उनको कोई ग्रीवांस है तो वो पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएंगे, अपना ग्रीवांस रखेंगे, और वहां अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर वो हाईकोर्ट आएंगे। तो यहाँ पे ये व्यवस्था सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के तहत किया था, और यहाँ पर यह बताया गया कि आप कैट, सीएटी कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसका गठन का यहाँ पे बात है। और स्टेट में यहाँ पे सैट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो आप समझ सकते हैं, जो राज्य के जो कर्मी है, ऑफिसर्स हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट जाएंगे, अपना ग्रीवांस रखेंगे, वहां केस फाइल होगा, वहां उनका अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर वो आएंगे। और अगर सेंट्रल के पदाधिकारी हैं, सेंट्रल के ऑफिसर्स हैं, तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात कहा गया कि आप जो है, ये प्राधिकरण बनाया गया, और प्राधिकरण में आप जाइए, वहां आपके ग्रीवांस को सुना जाएगा, आपको डायरेक्ट कहीं हाईकोर्ट और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका 4A यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 14A। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइए अब हम आगे की बात करते हैं। आगे क्या हुआ, तो आगे भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो थे, जो डायरेक्टिव पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं, भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यहाँ पे भी हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ जोड़ घटाव किए गए हैं, और यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उस कानून से मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बात कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व को ऊपर रखा गया, ये 42 अमेंडमेंट में नीति निर्देशक तत्वों को ठीक ऊपर रखा गया, और ये कहा गया कि जो मूल अधिकार हैं, मूल जो दिए गए हैं कानून में, जो संविधान में मूल अधिकार, उनको नीचे किया गया, और नीति निर्देशक तत्व को राज्य को ऊपर किया गया। हालांकि ये बाद में जाकर चेंज हो गया, फिर 44 अमेंडमेंट एक्ट में इसको बदल दिया गया, क्योंकि ये गलत था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ठीक इसका उल्टा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मूल अधिकार है, उस पर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये डीपीएसपी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे, इसमें भी यहाँ पे क्या हुआ कि 3 अनुच्छेद जोड़े गए, 39A, 43A और 48A। तो 39A, अब तो मैं बता दूं कि 39A में क्या जोड़ा गया, तो सभी के लिए समान न्याय और निःशुल्क न्याय की व्यवस्था, सभी के लिए एक समान न्याय, और क्या जोड़ा गया कि निःशुल्क कानूनी सहायता,
ये देखिए, ये आज हम लोग जो हमारे राज्य में जो निःशुल्क जो कानूनी सहायता केंद्र है राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो वहां पे इसी यहीं से ये शब्द को लिया गया, यहीं से इनका गठन हुआ और ये 39A को जोड़ा गया भाग 4 में, और सभी के लिए एक समान न्याय। यहाँ पर बात कही गई कि कोई भी हो उनके लिए एक समान न्याय होगा और उनको निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। अब आइए 43A का 2। 43A का 2 बोलता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों और श्रमिकों की भागीदारी होगी। तो जो लेबर होंगे वो मैनेजमेंट का पार्ट बनेंगे। यहां पर बताया गया 43A2 में उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो यहाँ पे श्रमिक का जो स्तर है उसको उठाने का बात कहा गया, उनको मैनेजमेंट का पार्ट बनाने के लिए कहा गया, और इसके लिए यहाँ पे हम लोग 43A का जो ए है उसमें 2 नंबर पे ये बात कही गई, 1 नंबर पे ये 2 नंबर। और इसके बाद अब आता है 48A। 48 में ए जोड़ा गया। ये ए क्या था? तो ये ए था पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण, उनका संवर्धन। पर्यावरण वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन। ये हमें बताया गया नीति निर्देशक तत्वों में कि आप जो है पर्यावरण के प्रति अपना जो रवैया है उसको आप सोच को ऊंचा रखिए, पर्यावरण के लिए सोचिए, पर्यावरण के लिए आप समझिए। अगर पर्यावरण अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग खुल के सांस नहीं ले पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। तो पर्यावरण पर ध्यान देना है, इसको दूषित होने से बचाना है, रोकना है, संरक्षण करना है। और जो वन है और वन जीव है, इनके भी जीवन के लिए, इनको संरक्षण करने के लिए और इनका संवर्धन करने के लिए बात कही गई है। तो अब ये 3 चीज है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग 4A में 4 में अनुच्छेद 41A में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। फिर प्रस्तावना की बात हम करते हैं। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। इसके बाद 14A की हम बात करें तो 14A में प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल शब्द को जोड़ा गया और सेंट्रल के लिए कैट और स्टेट के लिए सैट की व्यवस्था की गई। यहाँ पे भाग 4 में डीपीएसपी जो है डायरेक्टरी पॉलिसी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें 3 धारा को जोड़ा गया, 3 अनुच्छेद। 3 अनुच्छेद ये है 39A, 43A और 48A। ये तीनों यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको डिलीट करूंगा और फिर आपको आगे बताऊंगा। तो आइए अब हम जानते हैं 42 अमेंडमेंट एक्ट में और क्या क्या चीज हुई। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग अनुच्छेद 74 में यह पढ़े हैं कि एक मंत्री परिषद होगा और जो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह करने का काम करेगा। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह मंत्री परिषद करेगा 74 के अनुसार, आर्टिकल 74। और इस मंत्री परिषद का हेड कौन होंगे? पीएम, प्रधानमंत्री इसके हेड होंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया 42 अमेंडमेंट एक्ट में कि जो राष्ट्रपति हैं ये मंत्री परिषद के सलाह अनुसार काम करेंगे, बाध्य कर दिया गया इनको कंपलसरी कर दिया गया कि मंत्री परिषद का जो सलाह होगा उसी के अनुसार ये काम करेंगे। यहाँ पे बाध्य कर दिया गया, ये अपना मनमर्जी नहीं चलेगा राष्ट्रपति महोदय का।
ये मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार उनको बाध्य कर दिया गया कि मंत्री परिषद जो बोलेगी वही आपको करना है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का जो ताकत था उसको कम कर दिया गया। 42 अमेंडमेंट एक्ट, चूंकि उस वक्त हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी जी थे, तो उन्होंने अपना पावर दिखाने के लिए कि जो करेगा सो प्रधानमंत्री करेंगे और राष्ट्रपति कुछ नहीं करेंगे, राष्ट्रपति एक मुहर है, मुहर की तरह काम करेंगे। तो अपना सुपरमेसी दिखाने के लिए सब 42 अमेंडमेंट एक्ट में सब बदलाव किया गया था, संशोधन संविधान में बहुत तरह का किया गया था। तो उसमें एक ये भी था कि मंत्री परिषद जो है वो पीएम जिनके हेड होता है, ये मंत्री परिषद सलाह देगा और उसी के अनुसार राष्ट्रपति बाध्य होंगे। लेकिन 44 अमेंडमेंट एक्ट में 1978 में क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई तो जो भी संविधान संशोधन हुए थे उसमें बहुत सारे संविधान संशोधन को फिर से पुनः संशोधन किया गया और जो पहले वाली जो व्यवस्था थी उसको पुनः बहाल किया गया था। तो यहां पे भी ये चीज हटाया गया 44 अमेंडमेंट एक्ट में। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। देखिए, पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ते हैं तो आपका हिस्ट्री मजबूत होता है, आपकी ज्योग्राफी मजबूत होती है, आपका जीके मजबूत होता है। तो पॉलिटिकल साइंस के ये फायदे हैं कि आप साथ साथ आप जो है सो जीके भी जान रहे हैं, ट्रेडिशनल जीके भी जान रहे हैं और ज्योग्राफी भी जानेंगे, हिस्ट्री भी जानेंगे, सिविक्स भी जानेंगे। तो यहाँ पे 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा ये खत्म कर दिया गया कि आप बाध्य नहीं है। तो क्या नहीं होगा इसमें यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो एक बार पुनर्विचार के लिए कोई सब्जेक्ट को लौटा सकते हैं। इसमें यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया कि एक बार पुनर्विचार हेतु वापस कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी बात से राष्ट्रपति सहमत नहीं है मंत्री परिषद के बाद से, तो यहाँ पर 42 अमेंडमेंट एक्ट में उनको बाध्य कर दिया गया था कि नहीं, आपको हर हाल में करना ही है, जो मंत्री परिषद बोलेगा वही करना है। लेकिन यहाँ पर 44 अमेंडमेंट एक्ट में यह व्यवस्था को नहीं लागू किया गया, इसको हटाया गया, रिमूव किया गया और इसकी जगह पे कहा गया कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो अपना मंतव्य के साथ एक बार पुनर्विचार हेतु उसको वापस कर सकते हैं, एक ही बार। इसका मतलब कि अगर दोबारा मंत्री परिषद अगर उस बिल को, विधेयक को या कानून बनाने के लिए जो चीज है उसको भेजना चाहे तो क्या करेंगे, तो फिर राष्ट्रपति बाध्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको एक ही बार पावर दिया गया है कि आप एक बार जो है इसको कीजिए और यहां से आप अपना कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, हस्ताक्षर कर सकते हैं, कानून बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे बदलाव हुआ था राष्ट्रपति के पावर को लेकर। अब आइए, अब दूसरा बदलाव जो देखने को मिला वो क्या था कि लोकसभा और राज्य विधान जो सभा था इसका कार्यकाल 5 वर्षों से बढ़ाकर कितना किया गया, 6 वर्षों का किया गया। इंदिरा गांधी बोली कि नहीं, लोकसभा का कार्यकाल हम बढ़ाएंगे, विधानसभा का कार्यकाल हम बढ़ा देंगे और कितना कर देंगे, तो 5 वर्ष से बढ़ाकर इसको 6 वर्ष कर देंगे। ठीक है, कर दीजिए। लेकिन फिर 44 अमेंडमेंट एक्ट आया और उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई आप जानते हैं कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी को हटाया गया था, इमरजेंसी 75 में लागू हुआ था, उसी समय ये 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 बना था और ये लागू हुआ था 77 में। तो ठीक कुछ दिन के बाद 44 अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 और उसमें ये लोकसभा और राज्यसभा के जो 6 वर्ष था इसको खत्म कर दिया गया, 44 अमेंडमेंट एक्ट। और इसको पुनर्बहाल कर दिया गया फिर से 5 वर्ष के लिए। इसको लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल को यहाँ पे देखिए फिर से पुनः
बहाल कर दिया गया कि नहीं नहीं 5 साल ही रहेगा, सिर्फ राज्यसभा 6 साल के लिए काम करेगी, लेकिन लोकसभा का टेन्योर वही 5 साल कर दिया गया। बदलाव हुआ जरूर, लेकिन वो रहा नहीं। कब बदलाव हुआ? 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत बदलाव हुआ। लेकिन ठीक हुआ क्या? हुआ यही कि फिर 44 अमेंडमेंट एक्ट, गैर कांग्रेसी सरकार आई और इसको पुनः वहीं पर इसको जोड़ दी, नहीं जो है वही रहेगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता। अब आता है अनुच्छेद 352। 352 क्या है? आपातकाल। तो क्या 352 आपातकाल के संबंध में भी कुछ चेंजेस हुए थे 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में? यस, यहां पे भी एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला। 352 के तहत संपूर्ण भारत के बजाय भारत के किसी भी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की बात कही गई। तो 1976 से पहले हमारे संविधान में 352 में यह कहा गया था कि पूरे देश में आपातकाल लगेगा, लेकिन यहां पे यह चीज कहा गया कि नहीं, हम किसी भी पार्ट, भारत का किसी भी एक भाग में हम चाहें तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं, उसकी घोषणा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम था कि पूरे भारत के बजाय, पूरे भारत के बजाय किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो हम कभी भी कहीं भी इसको जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते थे। ये 352 में ये आपातकाल ये चीज किया गया यहाँ। इसके बाद और क्या किया गया कि केंद्र जो है किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने जो सैन्य बल है, तो सीआरपीएफ है जो उनका केंद्र का सेंट्रल फोर्स कहलाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, तो ऐसे और भी जो बल है तो उसको भेज सके, अपना दबदबा कायम रहे केंद्र का। तो केंद्र किसी भी राज्य के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल को भेज सकेगा, ऐसा प्रोविजन किया गया यहां पे। सैन्य शक्ति को यहां बढ़ावा देने की बात कही गई। किसी भी राज्य में इसके लिए तो कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए। मान लीजिए कि किसी राज्य का कानून व्यवस्था बिगड़ रहा है, राज्य उसको चलाने में असमर्थ है, नहीं संभाल पा रहा है, तो केंद्र देखता है इस चीज को, फलाने राज्य में क्या हो रहा है, वहां अराजकता फैल रही है, मारपीट हिंसा हो रहा है, तो केंद्र किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पे अपना सैन्य बल को भेज सकेगा। ये देखिए, तो नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट। इसके बाद अब आया 7वें अनुसूची की बात हम करें तो केंद्र और राज्य संबंध था यहाँ पे, और केंद्र किसी भी राज्य में यहाँ पे जो बंटवारा किया गया केंद्र और राज्य के बीच, जो सब्जेक्ट थे उनका बंटवारा हुआ। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे 97 से 100 अब हो गए हैं, यहाँ पर 66 विषय थे और 66 से घटकर यहाँ 61 हो गए, और समवर्ती में यहाँ पर 47 से 52, यहाँ 5 बढ़ गए। तो समवर्ती सूची वैसे है जिसपे राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार मिलता है। तो ये 5 यहाँ पे जो माइनस हुए, ये 5 यहाँ पे प्लस हो गए। ये कब हुआ? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में।
तो यहाँ पे जब ये हुआ तो इसमें कौन कौन से वो सब्जेक्ट थे, आइए हम डिटेल से जरा जान लें। तो उसमें शिक्षा था पहला, एजुकेशन के बाद कही गई कि राज्य भी इस पर कानून बनाएगा और केंद्र भी कानून बना सकता है। दूसरा है वन एवं वन्य जीवों पक्षियों का संरक्षण, वन फॉरेस्ट की बात कही गई, वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण की बात कही गई। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया नाप तौल, जो बटखरा होता है नाप तौल का, माप का, वो दोनों में दिया गया। इस पर आप दोनों कानून बना सकते हैं, नाप और तौल दोनों पर कानून बनेगा। चौथा हुआ न्याय प्रशासन, कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है यहाँ पे, तो वो राज्य भी बना सकेगा और यहाँ पे केंद्र भी बना सकेगा। और नीचे जो पांचवा बात कहा गया वो अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, न्यायालयों का गठन। ये 5 सब्जेक्ट हैं जो समवर्ती सूची में जोड़े गए थे 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे यह बात हुआ कि संसद एवं राज्य जो विधानमंडल है, इसमें कोरम होता है, कोरम की आवश्यकता 1/10 कोरम हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी चीज को कानून बनाना है अगर, तो लोकसभा में कितने चाहिए सांसद, तो कुल का 1/10 भाग जो जनपूर्ति होता है, जिसको कोरम भी बोलते हैं, इस कोरम व्यवस्था को 42 अमेंडमेंट एक्ट में खत्म कर दिया गया था, जनपूर्ति को हटा दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी जो प्रधानमंत्री तत्कालीन थी, उनका ये कहा था कि जनपूर्ति का जरूरत नहीं है, 5 आदमी भी रहिएगा तो हम लोग कोई भी कानून पास कर लेंगे। तो क्या ये सही है? इतना बड़ा हमारा 550 का जो स्ट्रेंथ है, कुल स्ट्रेंथ, उसमें 5 आदमी कोई भी कानून बना लेगा? नहीं। तो इस व्यवस्था को फिर से बहाल किया गया 44 अमेंडमेंट एक्ट में, इसको यहाँ पर चेंज हुआ और फिर इसको जोड़ा गया कि नहीं 1/10 ही रहेगा। और ये कब हुआ? 44 अमेंडमेंट एक्ट में। कब? 1978 में। यहां पर बोला गया कि नहीं, जो पहले हुआ था वही रहेगा, वो सही है। इसके बाद ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना की बात कही गई। अभी तक नहीं हो पाया है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। जिस प्रकार से हम देखते हैं अखिल भारतीय सेवाएं में आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, ये अखिल भारतीय सेवाएं कही जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर न्यायिक सेवा की बात कही गई कि भारतीय न्यायिक सेवा, हालांकि इसका आज तक गठन नहीं हो पाया, ये किताबों में अभी तक है और बस ये 42 अमेंडमेंट एक्ट तक ही रहा। अब आइए आगे हम चलते हैं और हम बात करते हैं कि 42 अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ तो उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उस वक्त हमारे राष्ट्रपति कौन थे? ये प्रश्न बहुत बार पूछता है कि उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद, नोट कर लीजिए कि फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो उस वक्त के राष्ट्रपति थे। और वो राष्ट्रपति जब मोहर लगाए तो ये कानून बना और ये 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 का आया, जो कि 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। कब लागू हुआ? 3 जनवरी 1977 लागू हुआ 77 में, और फिर 78 में यहाँ संविधान संशोधन हो गया और बहुत से पार्ट को हटा दिया गया। तो यहाँ पे जो 42 अमेंडमेंट एक्ट था, यहाँ पर न्यायालय को भी कमजोर करने की बात कही गई, न्यायालय की शक्ति को कमजोर करें। कोई भी संविधान संशोधन होगा उसको न्यायिक समीक्षा के दायरे में वो नहीं आएगा। इंदिरा गांधी ने ऐसा कर दिया कि हम जो चाहे सो करेंगे, संविधान में जहां चाहे वहां संशोधन करेंगे और उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। इसके बाद बताइए कि चुनाव के विवाद जो भी होंगे वो न्यायालय के दायरे से बाहर होंगे। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, इनका जो चुनाव अगर होता है तो वो दायरे से बाहर, माने उनका कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। उन पर कोई भी विवाद होता है तो संसद अपना सुलझा लेगी, लेकिन बीच में न्यायालय में कोई बात विवाद के लिए नहीं ले जाएगा।
तो यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है, जुडिशियल रिव्यू, उसको खत्म कर दिया गया था। और जो केंद्र सरकार खुद सुप्रीम पावर होल्ड हो गई थी उस वक्त, जो मन करेगा हम सो करेंगे, न्यायालय को कमजोर किया गया। ये सब व्यवस्था जो थी 42 अमेंडमेंट एक्ट की, ये कुछ गलतियां थी जिसको बाद में सुधारा गया। यहाँ पर एक चीज और हुआ कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति चाह रही थी कि हमको किसी भी भाग में प्रस्तावना हो चाहे कुछ हो, हम सब में संशोधन कर सकते हैं और इसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। इसके बाद केंद्र सरकार को अधिक से अधिक शक्ति देना, राज्य सरकार को कम से कम शक्ति देना, ये भी था। तो न्यायिक समीक्षा के लिए जो रीट था वो एससी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों में भी विभाजन किया गया। बाद में फिर ये ऐसा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट केवल केंद्र सरकार के मामलों की सुनवाई करेगा और उच्च न्यायालय केवल राज्य सरकार के मामलों में सुनवाई करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा तो प्रोविजन है नहीं, कानून तो सबके लिए बराबर, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, संविधान तो एक है हमारा। तो ये व्यवस्था नहीं चलने दी हम। और फिर 1956 धारा 356 जो अनुच्छेद हमारा 356 था, इसके तहत राष्ट्रपति शासन 6 माह से बढ़कर 1 साल तक किया जाता, ऐसा प्रोविजन किया गया। 356 में भी कुछ चेंजेस किया गया, 356 में, अनुच्छेद 356 में। इसमें कहा जाता था कि राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगता है और ये बताया गया कि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक किया जा सकता है, 1 वर्ष तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 356 राष्ट्रपति शासन 6 माह से बढ़ाकर कितने वर्षों का किया गया, ऐसा प्रश्न पूछता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष, अगर आपके ऑप्शन में दिखेगा 1 वर्ष तो उसको 1 वर्ष कर दीजिएगा। और न्यायिक समीक्षा, संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। संविधान संशोधन ये मूल रूप से केंद्र सरकार की शक्ति को मजबूत करना था, राज्य को कमजोर करना था, न्याय क्षेत्र के जो थे न्यायपालिका उसको भी कमजोर करना था, उसकी भी शक्ति को कम करना था और केवल केंद्र की शक्ति की बात कही गई थी। तो यहाँ पे इंक्रोचमेंट किया गया सभी जगह का, और जो केवल सुप्रीम विधायिका थी और वो पार्लियामेंट, संसद को पावर ज्यादा से ज्यादा दिया गया था। तो आप देख सकते हैं यही हमारा 42 अमेंडमेंट एक्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। थैंक यू सो मच।